तुझे कितनी बार कह चुका हूं कि इस भूतिया रास्ते से मत जाया करो, जहां हर तरफ मौत की चादर तनी रहती है। सुबह के वक्त उस बस्ती से गुजरते लोग खौफ खाते हैं, फिर तुम इस वक्त जबकि शाम के 6 बज रहे हैं जानबूझकर वहीं से क्यों गुजर गए? रमजान ने गुस्से व खौफ से इकलौते बेटे को देखा। कुछ नहीं होगा अब्बा जी, सलीम ने लापरवाही से जवाब दिया। कई बार गुजर चुका हूं, कभी कुछ हुआ? देख लें, अभी तक जिंदा सलामत आपके सामने हूं। सलीम ने गरम मुफलर के गले के गर्द लिपटते आईने में एक निगाह डाली। अल्लाह ना करे बेटा, जो तुम्हें कुछ हो। मेरा दुनिया में तेरे और तेरी माँ के सिवा है ही कौन? वो घबरा गया। अरे अब्बा जी, दिल छोटा नहीं करते, बस दोस्तों ने मिलकर प्रोग्राम बना लिया तो इनकार कैसे करता? बस 3 घंटे की बात है, बस यूं गया और यूं आया। उसने चुटकी बजाते मसला ही हल कर दिया। मगर रमजान को किसी पल चैन ना मिला। एक तो कलमोई बाई आंख सुबह से भड़क रही थी, जैसे कुछ अनहोनी होने वाली हो। अब सलीम का इस पुराने रास्ते से जाना, सलीम को बाहर निकलते देखकर उसका दिल एक बार की धड़कना न जाने क्यों। 100-150 अफराद से मुश्तमिल खाना बदोश की बस्ती 6 माह से यहाँ आबाद थी। बस्ती के इर्द गिर्द घना जंगल था, जिसमें कसीर तादाद में छोटे बड़े जानवर पाए जाते थे, मगर ऐसा कोई जानवर ना था जो इंसानी जान का जाया करता। जंगल के करीब ही छोटी नहर थी, जिसके साथ ईसाइयों का सदियों पुराना कब्रिस्तान आबाद था, जिसके बारे में कहावतें मशहूर थी कि वो बदरूहों का मस्कन है। कभी कोई भूला भटका मुसाफिर गुजरता तो दोबारा किसी को नजर ना आता। लोगों ने खौफजदा होकर वहां से गुजरना तुर्क कर दिया था। कई पुराने लोग वहां अजीब व गरीब मखलूक देख चुके थे। डर और खौफ से वो मगरिब से पहले पहले घरों में दबक जाते। सलीम जब से शहर मजदूरी पर लगा तो शहर रंग ढंग देखता। उन सब बातों को मन गढ़ंत किससे कहना। नए दोस्त नए माहौल ने उस पे काफी असरात छोड़ दिए। इसलिए बाप के बारहा मना करने के बावजूद वो मगरिब के बाद निकल खड़ा हुआ, साइकिल अपनी रफ्तार से चलाते गुनगुनाते हुए लंबा रास्ता लेने के बजाय शॉर्टकट रास्ते की जानिब साइकिल मोड़ दी। कब्रिस्तान से गुजरते हुए अचरती निगाह डाले। वो मुस्कुराया। हैरत से सब यहाँ सोए पड़े हैं, न जाने बस्ती वालों को क्या हो गया है। यही बातें सोचता 1 घंटे का सफर 25 मिनट में तय करता शहर की हदूद में दाखिल हो गया, जहां दोस्त पहले से उसके इंतजार में थे। पहला शो 9 बजे खत्म हो गया तो दूसरा शो देखने के लिए बाकियों ने शोर मचा दिया, तो सलीम भी बहालत मजबूरी देखने को तैयार हो गया। हालांकि उसका इरादा वापसी का था। दूसरा शो 11:30 बजे खत्म हुआ तो चारों उदम मचाए सिनेमा हॉल से बाहर निकल आए। सलीम यार, आज तुम मेरी तरफ आ जाओ, इतनी रात को कहां बस्ती जाओगे? रशीद ने उसे ऑफर की। नहीं यार, अब्बे को परेशानी होगी, कहकर आया था कि जल्द वापस आऊंगा, पहले से देर हो गई है, कहते साइकिल की पेड़ पर पांव रखा। हमने सुन रखा है बस्ती के करीब कब्रिस्तान में बदरूहों का बसेरा है, जहां हर तरफ मौत रक्षा रहती है। इस अंधेरी रात में तुम बदरूहों की लपेट में आ गए तो? अब के फुरकान ने टहका लगाया। उसकी बात पर सभी हंसने लगे। अरे नहीं यार, मैं ऐसी फजूल बातों पे यकीन नहीं करता। गिरत ने जोश मारा। तुम लोग नहीं जानते, मैं शाम इधर ही से गुजरा हूं। सड़क के रास्ते आता तो घंटा लगता। देख लो, तुम्हारे सामने हूं। कोई भूत प्रेत होता तो यूं मुझे आने देता। गैरत देखकर दिखाते वो दोबारा साइकिल पे सवार हुआ। ठीक है यारो, अब कल मिलेंगे, कहते मुस्कुराया। कल बचेंगे तो मिलेंगे, रशीद ने टकरा लगाया। चारों के फलक शफाक कह के सड़क पे गूंजे। सलीम ने हंसते हुए साइकिल पीछे मोड़ ली। तीनों उसे दूर तक जाते देख रहे थे। रात की तारीकी ने तमाम इलाके को घेर रखा था। हर तरफ
होका आलम था। सड़क के बीचों बीच गुजरते उसने साइकिल कच्चे रास्ते की जानिब मोड़ ली। हालांकि उसका इरादा नहीं था। कुछ दोस्तों की बातें और दूसरा रात के 11-12 बज चुके थे, लेकिन जल्दी घर पहुंचने के चक्कर में हाथ खुद ब खुद घने जंगल की तरफ मुड़ गए। पहले की तरफ वो गुनगुनाता साइकिल को कभी तेज और कभी आहिस्ता भगाए जा रहा था। उसे महसूस हुआ शाम को गुजरते उसे कोई खौफ और डर ना था, लेकिन अब जूं जूं कब्रिस्तान के करीब आ रहा था उसके खौफ में बदतरीज इजाफा हो रहा था। उन जंगलात में काफी हादसा हो चुके थे। अब्बे से आए रोज कुछ ना कुछ सुनता रहता था। सभी यही कहते कब्रिस्तान की बदरूहें मुसाफिरों को नुकसान देती हैं, मगर हरपा कहानी कहते बात को हंसी मजाक में उड़ा देता। मगर अब रात रात की स्याही में ईसाइयों का कब्रिस्तान निहायत डरावना लग रहा था। बस्ती के लोगों के मुताबिक बदरूहें मेरे सामने आ गई तो खौफ और दहशत से उसका दिल तेजी से धड़का। अपने खदशात को दिल में दबाए पेडल पे पांव की रफ्तार तेज हो गई। अचानक उसे लगा वो अकेला नहीं है, कोई और उसके साथ चल रहा है। कोई अनदेखा वजूद। उसके रोंगटे खड़े हो गए। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था, मगर अब क्यों? धड़कते दिल के साथ वो तेजी से कब्रिस्तान की गेट से गुजर गुजर जाना चाहता था कि नसवानी आवाज सुनकर साइकिल को ब्रेक लगा दी। सुनिए, वो 30-35 साल खातून थी जो कब्रिस्तान के दरवाजे पर खड़ी उसे मुतल जाना निगाहों से देख रही थी। चांद की रोशनी में उसकी दूध या रंगत नुमाया थी। गहरी नशीली आंखें उस पर मरकोज थी। न जाने उन निगाहों में कैसी कशिश थी कि न चाहते हुए भी वो उसके करीब रुक गया। जी, आप कौन हैं? इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? सलीम ने मर्जबाना अंदाज में पूछा। वो सूरत से पढ़ी लिखी गैर मुल्की लग रही थी। मैं एक टूरिस्ट हूँ, मेरा नाम मारिया डोक्सला है। अपने ग्रुप के साथ पुराने कब्रिस्तान की तस्वीरें लेने आई थी, मगर न जाने कैसे रास्ते भटक गई। कोशिश के बावजूद अपने साथियों को तलाश करने में नाकाम रही हूँ, कहते उसे देखने लगी। ओह अच्छा, सलीम कफ अफसोस से बोला। वो जानता था यहाँ टूरिस्ट आते रहते हैं। ये कब्रिस्तान अपने अंदर कई राज छुपाए हुए था। आप मेरे साथ बस्ती चले, रात काफी हो चुकी है। सुबह मैं आपको बाहिफाजत कैंप तक छोड़ दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, लेकिन मेरा कुछ सामान इधर पड़ा है। जहमत ना हो तो मेरे साथ चलो। पहले वो ले लेते हैं, फिर बस्ती में चलते हैं। उसकी बात सुनकर सलीम ने रजामंदी से सर हिलाया और साइकिल दरवाजे पर खड़ी करते उसके साथ कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो गया। कब्रिस्तान के बीचों बीच चलते वो एक पुरानी कब्र के करीब रुक गई। चारों जानिब वहां का आलम था। पता भी पता भी सड़कता तो अजीब बेतारी हो जाती, मगर वो औरत आराम से चलते एक कब्रिस्तान के सामने साकत कब्र के सामने साकत खड़ी हो गई। आपका सामान कहाँ है? मुझे तो यहाँ कुछ नजर नहीं आ रहा। सलीम ने दाएं बाएं देखते हैरत से उसे देखा। अब उस पर घबराहट तारी हो चुकी थी। ये सामने तो पड़ा है, आओ आगे बढ़ो। मुड़े बगैर उसने हुक्म सादर किया। उसके लहजे में अजीब भारीपन ऊद आया, जिसे सलीम ने महसूस करते लापरवाही से नजरअंदाज किया और आगे बढ़ा ताकि सामान पकड़ सके। अजब बदबू का बब का उसके नतहों से टकराया। वो बदबू उस कदर तेज थी कि उसकी रीढ़ की हड्डी में सुनसुनाहट पैदा हो गई। उसने पलटकर मारिया की जानिब देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। मारिया की जगह एक गिलासड़ा वजूद उसके सामने खड़ा था। उसका चेहरा इंतहाई खरकत और जगह जगह से फट चुका था। दिलकश नीली आंखों की जगह दो गिरी काले गड्ढे और खूबसूरत सुनहरी बाल में अब कीड़े रेंग रहे थे। मुंह का दाना हंसकर चौड़ा था तो कि
टूटे दांतों समेत टेढ़ा जबड़ा वाजिब नजर आ रहा था। सलीम चीखे मारता सर पटक बाहर दौड़ा। मारिया के फलक चफा कहकों ने उसे खामोशी को छेड़ते उसमें अजीब बेगम छोर बढ़ापा कर दिया था। सलीम को कुछ सुलझाई ना दे रहा था। वो के वो गप अंधेरे में किधर जा रहा है। कई बार मुंह के बल गिरा मगर फिर उठकर भागा। उसकी सांस फूल चुकी थी मगर कब्रिस्तान की भूल भुलैयों से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। शायद वो रास्ता भटक गया। जब भी सांस लेने रुकता खुद को ही वही पुरानी कब्र के सामने खड़ा पाता और सामने गली सड़ी मारिया खड़ी कह के लगा रही होती, तुम क्या समझते हो यहाँ से निकल जाओगे? अब मारिया जैसे कितने कितने अडेरे वजूद उसके सामने आ खड़े हुए। उन सब के चेहरे इंतहाई भयानक और जगह जगह से फटे थे। रूह में छेद कर देने वाला खौफ उसके अंदर सरायत कर चुका था। वहां के हर से उन लोगों की तरह साकत हो चुकी थी। नहीं, मुझे घर जाना है, अब्बा मेरा इंतजार कर रहा है। आंखें फाड़े उसके होंठों में हबच हुई दहशत के बावजूद वो बेकरारी से उठा। उसे अब्बे की बातों पे यकीन करना चाहिए था। अब्बे और माँ का चेहरा निगाहों के सामने आया। उसके बदन में जैसे किसी नई रूह फूंक दी हो। गले सड़े वजूदों को चीरते फिरते फिर सरपटा भागा। जोनी पकड़ो उसे, जाने न पाए। कोई डरा वजूद चीखा। सलीम को उस बात की परवाह ना थी कि वो सब उसके पीछे भाग रहे हैं। वो सिर्फ ये जानता था कि उसे हर हाल में अब्बे के पास जाना है। उसे बताना है कि वो सच्चा था। उसे दूर से कब्रिस्तान का गेट नजर आ गया। उसके कदमों की रफ्तार मजीद तेज हो गई। बड़े गेट पर उसका एक पांव बाहर और एक अंदर था कि मिली जुली भयानक आवाजें दोबारा उसके कानों में भिड़ी। जूनी जूनी मारता पकड़ो इसे, मगर सर पर तोड़ते वो गेट पार कर गया। मारिया की फलक जफाफ चीखें आस्ता आस्ते मधुम होती जा रही थी। रात का न जाने कौन सा पहर था। सलीम के कदमों की धमक चारों तरफ हेपत फैला रही थी मगर वो भागा चला जा रहा था, पसीने से शराबोर। जब वो घर पहुंचा तब सभी सोए पड़े थे। आज अब्बे ने दरवाजा बंद नहीं किया था। अपने लिए अब्बे की फिक्र ने उसे शर्मिंदा कर दिया। उसे अब्बे पे टूट कर प्यार आया। सुबह अब्बे से माफी मांग लूंगा। अब्बा ठीक कहता था कि वो कब्रिस्तान मौत की चादर है, जो जाता है वापस नहीं आता। मुझे किसी मोजज़े ने बचा लिया, वरना उसने खौफ से जर्जरीली दहशत से सोचते खामोशी से तकिया लिया और चारपाई पर लपेट गया कि अम्मा और अब्बा की नींद खराब ना हो जाने कब तक सोया रहता कि तेज बनाहट से आंख खुल गई। रात वाला वाकया याद आया तो खौफ से उठ बैठा। रमजू, पुलिस भी साथ जा रही है और हम भी तेरे साथ ही जा रहे हैं। देखें तो सही माजरा क्या है। चचा खालिद की आवाज पर सलीम चौंका। उसने चादर उतार कर फेंकी। ये पुलिस कहाँ जा रही है और ये चचा खालिद कहाँ जा रहे हैं? सोचते उठा। अम्मा भी दिखाई नहीं दे रही थी। जिससे पूछता घर के बाहर निकला तो बस्ती के आधे लोग मजमू की सूरत जंगल की तरफ जा रहे थे। पहले सोचा उन्हें रोके और बताए कि वो जगह सेफ नहीं, वहां मत जाएं, मगर कुछ सोचकर चुप रहा कि रात देर से घर आया था, कहीं अब्बा सबके सामने बेइज्जत ना करते। दूसरा साइकिल भी वहीं छोड़ आया था। उसी बहाने साइकिल भी ले लूंगा और सारी बात भी बता दूंगा। सोचते साफ चल पड़ा। 15 मिनट तक वो सब कब्रिस्तान के करीब पहुंच चुके थे कि अब्बे की दिल खराश चीख ने उसे हिला दिया। वो रथ चीरते हुए अब्बे के करीब पहुंचा। अब्बा जमीन पर बैठा उस वजूद को बाजुओं में बिखरे चीख रहा था। तमाम मजमुआ गम व अंडुआ में डूबा मगोइयां कर रहा था। सलीम जल्दी से आगे बढ़ा के अब्बे को बता सके कि वो रात
को वापस आ गया था कि सामने पड़े वजूद को देखते झटका उस पे जैसे सकता तारी हो गया। वो उसके खुद का वजूद था जिसकी एक टांग बाहर और एक कब्रिस्तान के गेट के अंदर थी। उसे यकदम याद आया कि जब वो गेट पार करने लगा था तो किसी ने चीख कर जूनी और मार्था से कहा था कि रोको इसे, जाने न पाए। और मार्था ने कब्रिस्तान से निकलते हुए उसकी पिस्त पर जोर से हाथ मारा था, मगर वो रुका नहीं था। हाँ, वो रुका नहीं था, मगर उसकी रूह अंदर कब्रिस्तान में रोक ली गई थी।